Hello students, as we are discussing about poetry forms and in that context, today we are going to discuss about two poetry forms. The one is lyric and the another one is epic. Okay, so first one is lyric. लिरिक क्या होता है? अगर हम बात करें पोइट्री में तो लिरिक the word lyric comes from the ancient Greek word layer. लेयर से ये वर्ड निकला है और ये जो कि ग्रीक वर्ड है और जो कि लेयर का मतलब होता था इज द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये जो लेयर का नाम था, ये जो लेयर था, इसका मतलब था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो शुरू में इसको जो लेयर बर्ड था इसके लिए यूज करा जाता था एज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के लिए। बट उसके बाद With the passage of time, lyric came to be known as a short poem. अभी इसको यूज किसके लिए किया जाता है? ये जो लिरिक है ये एक शॉर्ट पोएम होती है। शॉर्ट पोएम का मतलब होता है छोटी सी पोएम। It could be a poem of 1 or 2 pages, right? So 1.5 pages or 1 pages or maximum 2 pages, ठीक है, वो लिरिक है। तो लिरिक में क्या होता है, क्या फीचर्स हैं इसके, वो देखेंगे। तो सबसे पहले लिरिक जो है इज अ शॉर्ट पोएम विद म्यूजिकल टोन एंड रिदम। इसमें प्रॉपर एक राइमिंग स्कीम होगी और साथ में उसको प्रेजेंट किया जाएगा, लिखा जाएगा किस कैसे, एक म्यूजिकल फॉर्म में। यहाँ पे जब आप लिरिक को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल फील, यू विल while reading you can see that how the writer has inculcate the musical quality in that poem, right? So ये चीज आपको देखने को मिलेगी, म्यूजिकल टोन एंड रिदम। नेक्स्ट इज इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर। सब्जेक्टिव क्या होता है? सब्जेक्टिव का मतलब है यहाँ पे आप सेल्फ टॉक करता है, जो राइटर है या नरेटर जो है वो अपनी टॉक बात करता है, वो अपने बारे में बताता है, वो अपनी सेल्फ फीलिंग्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो इसलिए ये पोएम जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है और जो इसका नॉन, इसमें प्रोनाउन जो होगा वो आई से शुरू होगा। ठीक है, इसमें जो राइटर करेगा कि उसमें आप देखोगे ना, जो सब्जेक्ट है वो आई है, वो नरेटर हिमसेल्फ है, राइट? तो उसके बाद अगर सब्जेक्टिव होने की वजह से इसको पर्सनल पोएम भी कहते हैं, जैसे वो खुद के बारे में लिखता है, खुद की बात करता है, इसलिए वो एक पर्सनल पोएम भी होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका फीचर है वो है lyric came to be known as a form of poetry which is written to express the narrator's feeling. Narrator means जो बताता है कहानी। नरेटर कौन होता है? जो स्टोरी टेलर, जो हमें कहानी बताता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? नरेटर। ठीक है, तो जो भी आप देखते हो कहानी में, जो कहानी लिख रहा है, जो आपको बता रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टोरी टेलर। ठीक है, नरेटर, नरेटर या स्टोरी टेलर। तो इसमें जो स्टोरी टेलर है वो कौन होता है? जो उसमें बताने वाला, वो अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है, अपने थॉट्स के बारे में बताता है और अपनी परसेप्शन। अपनी परसेप्शन क्या होता है? जो चीज आपको किसी चीज को देख के लगता है, जो उसके बारे में आप फील करते हो, जो उसके बारे में आप सोचते हो, दैट इज योर परसेप्शन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या है? विषय जिसके ऊपर वो लिखा जा रहा है, जिसके ऊपर वो लिरिक लिखा गया है। हाँ, वो क्या है? जिसके ऊपर लिखा गया है वो क्या है? सब्जेक्ट मैटर है। जिसके ऊपर लिरिक लिखा गया है वो सब्जेक्ट मैटर है। इन दिस फॉर्म ऑफ पोइट्री देयर इज ओनली वन स्पीकर। ये आपने याद रखना है, यहाँ पे आपको स्पीकर एक ही दिखेगा। देयर इज ओनली वन स्पीकर। ऐसा नहीं है कि डायलॉग फॉर्म की फॉर्म में पोएम चल रही है या फिर इट्स अ ड्रामेटिक मोनोलॉग है या फिर कहानी है जिसमें दो लोग बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, इसमें क्या है? सिर्फ एक स्पीकर होता है। और अगर हम बात करें तो ये एक शॉर्ट इन लेंथ होती है। और एग्जाम्पल के लिए आप ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ सकते हो, जॉन मिल्टन की। जैसे मैंने क्लास में पढ़ाया था आपको कि जो I will meet you yet again, वो जो पोएम है that is also an example of lyric poetry। अमृता प्रीतम की है ना जो I shall meet you yet again, वो ये लिरिक फॉर्म में। नेक्स्ट एपिक जो है, एपिक क्या होता है? एपिक इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग नरेटिव पोएम। ये क्या है?
जो लॉन्ग नरेटिव पोएम में लिखी जाती है। लॉन्ग नरेटिव पोएम क्या होता है? लॉन्ग नरेटिव पोएम इज अ पोएम। सबसे पहले आप नरेटिव को समझो। नरेटिव क्या होता है? एपिक की बात करें अगर हम, एपिक और लिरिक में सिर्फ आपको मैं बाद में बताता हूँ डिफरेंस। फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू नो अबाउट एपिक, देन ऑटोमेटिकली यू विल कम टू नो दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, राइट? सो फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज अ नरेटिव पोएम। नरेटिव पोएम क्या होता है? कि जिसमें स्टोरी होती है। नरेटिव पोएम क्या होता है? जिसमें स्टोरी होती है। जिस पोएम में कहानी हो वो क्या है? नरेटिव है। विच हीरोइक डीड्स ऑफ अ लेजेंडरी हीरो। हीरोइक डीड्स क्या होते हैं? जो कि एक हीरो वाले काम, एक बहुत बड़े बड़े काम जिसको बोलते हैं ना, वो होते हैं हीरोइक डीड्स। डीड्स मीन्स काम। डीड का क्या मतलब है? काम। ऑफ अ लेजेंडरी हीरो। लेजेंडरी हीरो कौन होता है? जो कि बहुत फेमलर, पॉपुलर, जिसको सब जानते हैं और अपने कामों की वजह से जानते हैं, बड़े बड़े कामों की वजह से जानते हैं। जैसे अगर हम रामायण की बात करें तो वहां पे लेजेंडरी हीरो हमारे पास कौन आ जाता है? भगवान श्री राम। हाँ, तो वो क्या है? लेजेंडरी हीरो है। द मेजर फीचर्स ऑफ एपिक आर, कौन कौन से हैं मेजर फीचर्स इसके? फर्स्ट इज इट इज अ लॉन्ग नरेटिव पोएम। पहला फीचर ये है कि ये क्या है? एक लंबी नरेटिव पोएम होती है, कहानी की फॉर्म में बताई जाती है। हमें एक कहानी बताई जाती है इस पोएम में। कोई भी ऐसी पोएम जिसमें कहानी बताई जाए और बहुत सारी क्या हो, बहुत सारी लेंथ में, बहुत सारे वर्ड्स में, बहुत सारी लाइंस में लिखी जाए, वो एपिक की फॉर्म में हो जाती है। इट इज मोस्टली रिटन इन फ्री वर्स। अब ये फ्री वर्स क्या होता है? देखो, एक पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम फॉलो की जाती है पोएट के द्वारा, लेकिन जब वो पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम आपको देखने को नहीं मिलती है तो वो एक फ्री वर्स हो जाता है। फ्री वर्स में क्या है कि एक लाइन में हो सकता 5 वर्ड्स हैं, या दूसरी में हो सकता 10 आ जाए, या फिर वो एक वर्स फॉर्म में मीन्स कि जैसे आप शुरू से लेके ला 10-20 लाइंस का एक ही सेंटेंस हो। हाँ, ठीक है ना? जैसे आप पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ते हो तो वहां पे शुरू के जो शुरुआती इन मेनी लाइंस द पोएट जस्ट कंप्लीट वन सेंटेंस या ऑफ मेनी लाइंस, है ना? तो वो वैसा वाला जब वो लिखता है दैट इज फ्री वर्स। द एपिक इज रिटन इन फॉर्मल एंड एलिवेटेड स्टाइल। एक फॉर्मल स्टाइल होता है और दूसरा एलिवेटेड स्टाइल होता है। एलिवेटेड क्या होता है कि सिंपल स्टाइल में नहीं लिखेगा ये, कोई भी चीज को प्रेजेंट करेगा बहुत हाई फाई लैंग्वेज में प्रेजेंट किया जाएगा, बहुत ही बड़े बड़े लफ्जों में प्रेजेंट किया जाएगा, या फिर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो भी सिंपल नहीं होगा। हो सकता मैंने जैसे बताया 20 लाइन का एक सेंटेंस कर दे, 10 लाइन का एक सेंटेंस कर दे, तो वो वैसे वाले स्टाइल को हम एलिवेटेड स्टाइल कहते हैं। ठीक है? एज अ ग्रैंड स्टाइल, जिसको हम राइटिंग में, पोइट्री में जिसको ग्रैंड स्टाइल के नाम से जाना जाता है। अब ये ग्रैंड स्टाइल क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। ग्रैंड स्टाइल बेसिकली एक ऐसा स्टाइल होता है राइटिंग में जिसमें एपिक पोएम को लिखा जाता है, ये बोलता है, और जो कि हाईली ऑर्नामेंटेड है। ऑर्नामेंटेड कैसे होता है? जैसे आप किसी ब्राइड को देखते हो तो वो क्या है? शी इज हाईली ऑर्नामेंटेड। उसको बहुत सारे, बिकॉज शी इज वेयरिंग सो मेनी ऑर्नामेंट्स, है ना? गोल्ड ज्वेलरी बहुत सारा पहन के। तो कहने का मतलब एक सिंपल गर्ल को आपने इतना कुछ पहना के क्या कर दिया, एक स्पेशल टाइप की बना दिया। जैसे वो ब्राइड है इसलिए आप उसको मेहंदी, उसको ज्वेलरी, उसका सूट, उसका लहंगा, एवरीथिंग, she is carrying everything in a very unique way, right? So वैसे ही जब हम इस एपिक की बात करते हैं, ये एपिक पोएम भी हाईली ऑर्नामेंटेड होती है। लेकिन राइटिंग में ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं मैं ये बताता हूँ। क्योंकि राइटिंग में ऑर्नामेंट्स होते हैं जैसे हाई वोकैबुलरी, बहुत बड़े बड़े शब्दों का यूज करना, कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर होना। जैसे मैंने बता दिया कि हो सकता है एक सेंटेंस जो है उसको 10 लाइंस में एक सेंटेंस हो, 4 लाइन में एक सेंटेंस हो। छोटे छोटे सेंटेंस नहीं होते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो आपको समझ नहीं आएगा कि इसने कहाँ से बात शुरू करी कहाँ खत्म करी एक ही सेंटेंस में। यूजेज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, इसमें ये चीज भी करी जाती है कि फिगरेटिव लैंग्वेज होती है। फिगरेटिव लैंग्वेज क्या लैंग्वेज होती है? कि जैसे लिटरेरी लैंग्वेज होती है, लिटरेरी लैंग्वेज का अपोजिट है फिगरेटिव लैंग्वेज। मीन्स कि जैसे जैसे हम एक बात करते हैं, ट्री। ट्री का मतलब है पेड़। ट्री का मतलब है पेड़। सिंपल लिटरल जो मीनिंग है इसका
वो होता है पेड़। लेकिन जब हम फिगरेटिव लैंग्वेज में देखते हैं, हो सकता है मैं ट्री को किसके लिए यूज कर रहा हूँ, ही लुक्स लाइक अ टॉल ट्री। मैंने किसी को बोला कि बहुत हाइट वाला कोई आदमी है, उसके लिए मैंने क्या बोला कि वो बहुत लंबा दिखता है, जैसे एक टॉल ट्री होता है उसकी तरह। तो अब ये क्या हो गया, सिमिलीज, हाँ, मेटाफर्स का यूज किया जाता है, एल्यूजन्स का यूज किया जाता है। एल्यूजन्स क्या होते हैं, रेफरेंसेस, अलग अलग रेफरेंसेस दिए जाते हैं रिलीजन से या फिर अपने कल्चर से। तो ये फिगरेटिव लैंग्वेज होती है। इसका राइटर जो है वो थोड़ा सा मीनिंग को फिगरेटिव लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता है। सब्लिमिटी होती है, ब्यूटीफाई किया जाता है उसको, लॉफ्टी डिग्निटी, हाँ, बहुत उसको क्या बोलते हैं अपना बड़ा बयान किया जाता है, बहुत ऊंचे शब्दों में उसको बयान किया जाता है, बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिखा जाता है ना, बताया जाता है, लुकेंस मीन्स बताना, है ना। तो ये सारी चीजें आपके पास क्या होती हैं, एपिक में आपको ये सब देखने को मिलता है। जब हम एपिक की बात करते हैं, एपिक में बेसिकली दो टाइप्स की एपिक्स होती है हमारे पास। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी और ओरल एपिक्स। प्राइमरी एपिक्स कौन सी होती है, जिसको हम ओरल एपिक्स भी कहते हैं, ठीक है। ओरल एपिक्स मीन्स जिसमें सिर्फ बोल के बताया जाता है, जिसमें सिर्फ हमें जैसे इलियड है, ब्यूवुल्फ है, गिल्गामेश है, ये सारी ओरल एपिक या प्राइमरी एपिक की एग्जांपल होती है। जैसे मान के चलो कोई कहानी है, उस कहानी को क्या किया गया, उसका हमें राइटर भी हो सकता है उतना पता ना हो कि किसने लिखी है, और उस कहानी को किसी से सुना होगा उन्होंने, किसी ने उनको बताया, और उस कहानी को उन्होंने वैसे ही आपको प्रेजेंट कर दिया। तो वही ओरल फॉर्म में होती है। जैसे ओरल फॉर्म में कहानी चलती है ना, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे परदादाज ने हमें बताई, फिर हमारे दादाज ने हमारे जो दादा के उनके जो फोर फादर्स से उन्होंने उनको बताई, फिर उन्होंने हमें बताई। तो ये होता है ओरल फॉर्म में स्टोरी का चलना। ओरल फॉर्म में ये ट्रांसफर होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, ठीक है ना। तो ये होता है ओरल कल्चर, ओरल लिटरेचर। लेकिन सेकेंडरी और लिटरेरी एपिक इसको बोलते हैं, दूसरी जो टाइप है इसकी, उसमें जैसे मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है, वर्जिल की एनीड है। तो ये क्या होती है, इसमें जो राइटर होता है वो अपने तरीके से कहानी को लिखता है, जितना उसको पता होता है, जितना नॉलेज वो गेन करता है किसी भी चीज को लेके। जैसे पैराडाइज लास्ट में इसने बताया है कि कैसे जो इस धरती का अर्थ कैसे बनी, यहाँ पे इंसान कैसे आया, पहला आदमी जो था वो कौन था, है ना। तो वो सारी चीजें, उसके बाद सैटर्न और उसकी स्टोरी बताई है, सैटर्न और गॉड की स्टोरी बताई है कि कि कैसे ये एक दूसरे के साथ इनकी कन्फ्लिक्ट होती है, और उसके बाद सैटर्न को वहां से निकाल दिया जाता है हेवन से, है ना। तो ये सारी चीजें इन्होंने पैराडाइज लास्ट में बताई हैं, और ये आई थिंक इट इज बुक इन नहीं 12, आई थिंक 12 बुक्स में है, ये 12 किताबें हैं इसकी एक पोएम की। तो आप समझ सकते हो कि इसकी लेंथ क्या होगी, है ना। तो ये होता है एपिक, ठीक है। तो इसके साथ ही आई होप दैट इट विल हेल्प यू, और आपको समझ आया होगा। सिंपल ये याद रखना कि जब हम बात करते हैं, हमारे पास हमने दो इनको पढ़ा, एक लिरिक होता है, लिरिक इज सबसे शॉर्टेस्ट पोएम, और एपिक जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट। पोएम की फॉर्म में अगर बात करें हम पोएट्री में, तो जो लिरिक होता है वो सबसे शॉर्ट होता है, और जो एपिक है वो सबसे लेंदी है, सबसे लंबा है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने, पहला डिफरेंस अगर इनकी बात करें। उसके बाद दूसरा क्या है कि जो लिरिक होता है वो सिंपल अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, जबकि जो एपिक है वो बहुत सारा उसमें नॉलेज, बहुत सारी, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर होता है जिसके ऊपर बहुत बड़ी सारी कहानी प्रेजेंट की जाती है, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत डिग्निफाइड और लॉफ्टी लैंग्वेज में बताया जाता है, हाई वोकैबुलरी होती है, फिगरेटिव लैंग्वेज में प्रेजेंट किया जाता है, जबकि उसमें लिरिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो आई होप दैट इट विल हेल्प यू, और आपको ये समझ आएगा, और आप इसको अच्छे से समझें, और उसके बाद नोट करें, और अपने नोट्स बनाएं साफ साफ, और उसके बाद एग्जाम में उसको लिखें। चलो, मिलते हैं विद अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।